यहाँ से हमारे पास लेयर्स ऑफ ब्लॉकचेन हमारा टॉपिक रह गया था। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना? हमारे पास बेसिकली जिस तरीके से OSI की लेयर्स हैं या TCP IP की लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर भी कुछ लेयर्स होती है जिनके ऊपर जो है आपके पास पूरी एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर रही होती है। तो अगर हम ब्लॉकचेन की लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ब्लॉकचेन की लेयर में एप्लीकेशन लेयर है, एग्जीक्यूशन है, सेमेंटिक लेयर, प्रोपोगेशन और कंसेंसस लेयर। ठीक है, कंसेंसस आपके पास बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर आपके पास डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से आपने अपने पास जो पूरी साइकिल या पूरा जो चेन आपका चल रहा है उसमें आपके पास किस तरीके से अपने हेड को और लीड को मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल और बता दूंगी। फिलहाल आपके पास सबसे पहली लेयर जो आती है वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये लेयर्स ऑफ ब्लॉकचेन जैसे कि आपके पास टॉपिक है बुक के अंदर भी अवेलेबल है और वहीं से ही स्लाइड्स में लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली बुक की ही ली गई चीज है। तो बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, दिस इज द लेयर वेयर यू कैन कोड अप द डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज एंड मेक एन एप्लीकेशन आउट ऑफ इट फॉर द एंड यूजर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आपने डिजाइन करनी है, कोड अप करना है एप्लीकेशंस का, लाइक आपने प्रोग्रामिंग बना करनी है या API डिजाइन करनी है, स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, वो सारा का सारा काम जो है वो आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, आइडियली गुड ब्लॉकचेन डू नॉट हैव क्लाइंट सर्वर मॉडल वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर नहीं होती। सेंट्रलाइज सिस्टम या सेंट्रलाइज सर्वर वगैरह जो होगा उसके अंदर ये होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका द फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, हम एप्लीकेशन लेकर अंदर फॉर द एप्लीकेशन दैट ट्रीट ब्लॉकचेन एज एन बैकएंड, those applications might be need to be hosted on some web servers that might required for the web application development। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कोई ब्लॉकचेन के अंदर ऐसी वेब एप्लीकेशन हो। ठीक है, अगर कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास जो सर्वर है वो सिर्फ एप्लीकेशन होस्ट के लिए यूज हो रहा होगा। आपके जो ऑल ओवर दी एप्लीकेशन का डेटा है वो फिर आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर ही हमारा स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर के बाद execution layer. Execution layer is where the execution of instructions ordered by the application layer take place on all the nodes in the blockchain network। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन लेयर जो है एग्जीक्यूट उस वक्त होती है जब आपके पास ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एप्लीकेशन लेयर के हैं वो बताए गए हो। लाइक मैं आपके पास अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, API के थ्रू या फिर कोई स्क्रिप्टेड के थ्रू अपने पास ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है एप्लीकेशन लेयर की, और फिर वो लेयर कि जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना यानी कि चलना स्टार्ट होंगी तो फिर वो एग्जीक्यूशन लेयर के अंदर फॉल कर रही होंगी। द इंस्ट्रक्शंस कुड बी सिंपल इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। A program or a script need to be execute, आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम आपने बस एग्जीक्यूशन का जो हमारे पास मैकेनिज्म है आपने रन करने का जो बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन लेयर के अंदर हमारे पास आ रहा होता है। अगर आप इथेरियम कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न की बात करते हैं कि अगर आपका लिखा हुआ है इथेरियम के अंदर कोई कोड है जिसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कह रहे हैं, लैंग्वेज आपके पास जो यूज हुई वो सॉलिडिटी है तो आपने वो कंपाइल करना है बाइट कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है वर्चुअल मशीन के ऊपर। डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की एग्जीक्यूशन है। तो किसी भी टाइप की एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम के रन करने के प्रोसेस के लिए हम फिर एग्जीक्यूशन लेयर्स के पास आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल लेयर्स हैं इस वक्त
वो आपके पास 5 है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, एग्जीक्यूशन लेयर, सेमेंटिक, प्रोपोगेशन और कंसेंसस एल्गोरिथम की लेयर, ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपके पास सारी जो है वो फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड या लाइक एपीआई वगैरह या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो भी क्लाइंट साइड की तरफ आपने करनी है या स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी है, कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह डेवलपमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपके पास एग्जीक्यूशन लेयर है तो आपका जो भी कोड या आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डिज़ाइन करी हुई हैं उनको रन करना है जब, तो जब रन करने वाला फेज आता है तो डेफिनेटली फिर वो फेज जो है वो एग्जीक्यूशन लेयर में मूव कर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर थर्ड आपके पास लेयर जो आती है वो है सेमेंटिक लेयर। सेमेंटिक लेयर इज अ लॉजिकल लेयर बेसिकली, ठीक है, because there is an order line is in the transaction and blocks. The transaction where valid or invalid has a set of instructions get through the execution layer, ठीक है। आपके पास जो एग्जीक्यूशन लेयर पे चीजें रन आउट हो रही होती हैं, आइदर वो आपके पास ट्रांजेक्शन हो या कोई भी लॉजिकल लेयर के लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक का कोई काम हो, वो सारी की सारी फिर सेमेंटिक लेयर पे फॉल करती है। इन दिस लेयर द रूल ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड सच एज डेटा, मॉडल एंड स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम सेमेंटिक लेयर की बात करें तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर और मॉडल को हम बेसिकली फोकस कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बन रहा है एप्लीकेशन का, या अगर हम ब्लॉकचेन के अंदर कोई फ्रेमवर्क की डिजाइन कर रहे हैं तो फिर वो सेमेंटिक लेयर का पार्ट कहला रही है। देयर कुड बी situations that are little more complex compared with simple transactions, ठीक है। क्या क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन कोडेड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपके पास इथेरियम के अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं, यानी लेट्स सपोज कि मुझे अपने पास ब्लॉक के चेन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई कोडिंग करनी है, तो उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन को डेफिनेटली फिर आपके पास ईथर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इथेरियम यूज कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो लैंग्वेज यूज होती है वो फिर सॉलिडिटी है, गोलैंग वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। बट हमारा जो फोकस होगा अगर हम इथेरियम पे काम कर रहे हैं तो फिर हम सॉलिडिटी लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे। तो आपके पास जितना भी कोड आप लिख रहे होते हैं ना ब्लॉकचेन के अंदर, वो आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहला रहे होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना डेफिनेटली मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरीके से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो कोडिंग वाला पार्ट होता है उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। प्रोपोगेशन लेयर है। प्रोपोगेशन लेयर इज द peer to peer communication layer that allow the node to discover each other, ठीक है। आपके पास पेयर टू पेयर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो प्रोपोगेशन लेयर की वजह से हो रही होती है कि लाइक आप एक दूसरे से पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन पेनिट्रेट कर रही होगी, या जो भी आपने कम्युनिकेशन सिंक करवानी है एक दूसरे के दरमियान, तो वो प्रोपोगेशन लेयर का काम होता है। When a transaction is made, we know that it gets broadcast to entire network, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या मैं एक ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो पूरी ब्रॉडकास्ट हो जाती है और फिर हर नेटवर्क के पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये अमिटमेंट या ये ट्रांजेक्शन जो है न्यू ब्लॉक जो है वो ऐड हुए। Similarly, when a node wants to propose a valid block, it get immediately propagate to the entire network so that other nodes could build on considering it as the last block। यानी कि अगर मेरे पास कोई नया नोड ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली वो एकदम से जंप करके फर्स्ट नोड या मिडिल ऑफ द नोड में ऐड नहीं होगा, वो हमेशा लेटेस्ट ब्लॉक जो है लास्ट जो लोकेशन होगी या लास्ट में जाके ऐड होगा, ताकि जो प्रीवियसली ब्लॉक लिंक है आपस में वो इफेक्ट ना हो। लास्ट लेयर आपके पास आती है कंसेंसस की। द कंसेंसस लेयर इज यूजुअली द बेस लेयर फॉर द for most of the blockchain system. The primary purpose of this layer is to get all the nodes are agree on one consistent state of the ledger, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी जो कंसेंसस एल्गोरिथम का जो मेन पर्पस है कि सारी नोड्स को एक साथ सिंक करके रखना है, ठीक है। सबसे मेन पर्पस जो है वो उसके लिए कि आपने जितनी भी नोड्स हैं प्राइमरी इसका गोल यही होता है कि आपने इन सबको आपस में
सिंक आउट करना है। देयर कुड बी डिफरेंट वे ऑफ अचीविंग कंसेंसस अमंग द नोड्स डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ब्लॉकचेन इज असर्टेन इन दिस लेयर। ठीक है, आपके पास सेफ्टी भी है और सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से भी ये कंसेंसस एल्गोरिथम की जो है वो एक लेजर जो है बेसिकली हमारे पास वो मेंटेन हो रहा होता है। इसलिए कंसेंसस जो है इस लेयर के अंदर करते क्या है कि हम सारी एक्टिव नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस जहाँ देखा था अभी हमारे पास स्टार्ट में जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसमें सारी नोड्स इंटरनली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। तो कंसेंसस की जब बात की जाती है तो कंसेंसस बेसिकली इस चीज को मेक श्योर कर रहा होता है कि मेरे पास जितने भी नोड्स आपस में कनेक्टेड है वो एक्टिवली कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अगर कोई नोड मेरे पास डीएक्टिव हो जाती है तो डेफिनेटली फिर उससे जो करेक्टेड लिंक्स हैं, करेक्टेड नोड्स हैं, वो भी फिर आगे पीछे होंगी और फिर आपके पास जो डेटा है वो शेयर्ड यानी कि चेन में अलाइन अप हुआ हुआ वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिंक डाउन भी हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम अपने पास कंसेंसस एल्गोरिथम चलाते रहते हैं ताकि आपके पास ये श्योरिटी रहे, मेक श्योर करते रहें कि आपके पास जितने भी लिंक्स हैं चेन के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत थोड़ी चीजें रह गई हैं। लास्ट की 2 या 3 स्लाइड्स हैं जिसके अंदर आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पे मेंशन हुई हुई कि आपके पास ट्रस्ट इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, प्राइवेसी इशू होता है, डेटा सेल प्राइवेसी इज बीइंग अंडरमाइंड, यानी कि आपके पास डेटा सेल बहुत इजीली हो रहा होता है। इवन आपके पास आपने देखा होगा कि आपके पास आप सेलुलर नेटवर्क यूज करते हैं, आपका नंबर जो है उसका डेटा भी काफी इजीली अब सेल हो रहा होता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स की मैसेज आप लोग पास आ रहे हो जहाँ पे भी विजिट भी ना किया हो, ना नंबर दिया हो, बट स्टिल आपके पास उनके पास आपके नंबर अवेलेबल होते। तो डेफिनेटली आपके पास डेटा सेल आउट का भी एक प्रॉब्लम था जो कि डिसेंट्रलाइज से सॉल्व आउट हो सकता है। कॉस्ट एंड टाइम फैक्टर ऑफ ट्रांजेक्शन है। ठीक है, स्केलेबिलिटी भी है यहाँ पे प्रॉब्लम। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि डिसेंट्रलाइज जो इम्यूटेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है डेटा की हमेशा, इंक्रीज सिक्योरिटी विद लोअर कॉस्ट होता है आपके पास, यहाँ पे इजियर एंड जेन्युइन वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं, तभी आपके पास ब्लॉकचेन पूरे सिर्फ एक वास्ट फील्ड के तौर पे काउंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूज केसेस है। ठीक है, यूज केसेस लाइक फाइनेंस के अंदर यूज हो रहा है, इंश्योरेंस में यूज हो रहा है आपके पास ब्लॉकचेन, बैंकिंग सेक्टर्स में अब बहुत ज्यादा है, हेल्थ केयर में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अब ब्लॉकचेन की यूजेज है। बाहर के मुल्क में तो खैर गवर्नमेंट और हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पे काम चल रहा है बाहर में भी, क्योंकि एकदम से आप अपने पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम को उठा के नहीं चेंज कर सकते, डिसेंट्रलाइज पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि आपने सारी चीजें एकदम से स्क्रैच दोबारा से बिल्डअप करके फिर उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम और टाइम के साथ साथ इससे चेंज होगी। मीडिया एंटरटेनमेंट वगैरह की फील्ड्स में भी यूज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग केसेस है, यूज केस में इसकी डायरेक्ट स्लाइड्स में डायरेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्लॉकचेन की कुछ एप्लीकेशंस हैं और उनके यूज केसेस भी यहाँ पे डिफाइन किए गए। इन्हीं यूज केसेस को पढ़ के और इनके बारे में आप चाहें तो डिटेल्ड एक पैराग्राफ या समरी बना के आप अपने पास जो है प्रोजेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप एसेट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, हेल्थ के डेटा पे बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल का डेटा जो हमारे पास होता है, करेंसी एक्सचेंज पे बात कर सकते हैं। ई वोटिंग एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जो काफ़ी सारे यूज कर रहे होते हैं। तो ई प्रोजेक्ट अगर ई वोटिंग सिस्टम कोई अगर चाहे तो वो भी ले सकता है। पेमेंट एंड बैंकिंग डेफिनेटली ये क्वाइट डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है प्रोजेक्ट के लिहाज से। और वो कौन से इजी है, इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज है, ऑनलाइन गेमिंग है, वहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, इस टाइप के आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन या मोबाइल या फिर अगर आप इस टाइप की गेमिंग चाहे एप्लीकेशन ही डिजाइन कर रहे होंगे, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन होंगी वो सेंट्रलाइज नहीं होंगी,
वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगी और उनका जो डेटा होगा वो डेफिनेटली ब्लॉकचेन की लेजर में ही स्टोर हो रहा होगा। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो आ जाता है, ब्लॉकचेन को यूज करते हुए हम अपना क्लाउड के ऊपर यूज करें, AWS की सर्विसेज पे यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम पे हम काम या डेटा को नहीं रख रहे होंगे। तो इस चीज को आपने खाली मेक श्योर करना है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। ये यहाँ पे आपकी स्लाइड्स एंड होती हैं और बस इतना ही है आज की क्लास के लिए। आई थिंक काफी ज्यादा स्लाइड्स हो गई हैं, इनफ है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए इससे, या आप लोगों में से किसी को कोई क्यूरी है। हाँ, अटेंडेंस का भी हम ले लेंगे सेकंड हाफ की, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की चीज़ें वो मैं आपसे एक एक्सेल की फाइल में प्रोजेक्ट के नाम वगैरह डिटेल्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास तक उस पर सोच लीजिएगा कि आपने कितना या कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है। बुक मैं दिखा देती हूँ आपको कि बुक कौन सी होगी। अगर आप लोगों को ये बुक ना मिले, ठीक है, मैं बुक का कवर शेयर कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख लें। ये हमारे पास ब्लॉकचेन की बुक है, ठीक है, बिगिनिंग ब्लॉकचेन। ठीक है, विक्रम आदित्य सिंघाल वाली जो बुक होगी ना रेफरेंस में, ये वाली बुक आप लोग देख लें। अगर आप लोग को ये वाली बुक इजीली मिल जाती है तो अच्छा है, क्योंकि इस बुक से ही हमारे पास जितना भी कंटेंट हम अभी कवर कर रहे हैं आज की या आगे फर्दर क्लासेस में इसी बुक से करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो आज क्लास में जो चीज़ हमें देखनी है वो हम बुक से भी एक दफा दिखा देते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन था, जिसके अंदर आपने हिस्ट्री, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में देखा था, लेयर्स ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस वगैरह देखी हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की, और ब्लॉकचेन के यूज केसेस और यूजेस देखे। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 की चीजें थी। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है हाउ ब्लॉकचेन वर्क, कि आपके पास किस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है, जो आपने लेयर्स वगैरह पढ़ी हैं वो सब किस तरीके से काम कर रही होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यही होगा। और जो लेयर्स वाला कंटेंट था, जो आपके पास लेयर्स थी, वो सारी की सारी यही से ही बुक की ही है चीज़ें। तो अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं या बुक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने स्लाइड से कवर अप करनी हुई चीज़ें तो मुझे बता दें, ताकि मैं स्लाइड्स को फिर शेयर कर दूंगी आपके LMS पे ही। अदरवाइज मैं ये आप लोग अपने पास ये बुक जो है डाउनलोड कर लें इंटरनेट पर सर्च करके, अगर ना मिल रही हो तो फिर मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके पास ये वाली बुक जो है वो शेयर करूँ। ठीक है, अटेंडेंस में ले रही हूँ सेकेंड हाफ की, होपफुली तक सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। स्माइल हफीज, माइक आप लोगों को ऑन है, आप आराम से माइक में अटेंडेंस कॉल करा सकते हैं। ठीक है, स्माइल ठीक है, महानूर प्रेजेंट मिस। ठीक है, हुज़ैफा शकील प्रेजेंट मिस। ठीक है, रुहेल रुशेल सॉरी रुशेल हाँ, फरहीन प्रेजेंट मैम। ठीक है, फरहान अहमद, हमजा हैदर, मोहम्मद मुगीस प्रेजेंट मैम। ठीक है, सैयद असद अली काजमी प्रेजेंट। ठीक है, शहरियार शाह, सैयद जुल्करनैन अब्बास, मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट। ठीक है, आपकी फर्स्ट आपकी नहीं लगी हुई है, ताहा खान प्रेजेंट टीचर। ठीक है, आयशा सिद्दीक प्रेजेंट। सबाहत, मोहम्मद फाइक, हमजा सलीम, जैनब सुहेब प्रेजेंट। ठीक है, कवि मुस्तफ़ा
माहम। अच्छा, आप में से किसी का नाम और प्रेजेंट मैम। ठीक है, माहम मैंने लगा दिया। तो बता दें, मैं एब्सेंटी से नाम एक बार कॉल कर रही हूँ। ब्रूशेल, फरहान अहमद, शहरियार, जुलकरनैन, सबाहत, हमजा सलीम, कवी और मुस्तफ़ा। इनमें से अगर कोई अभी अवेलेबल है तो बता दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन आज की क्लास में से रिलेटेड है तो वो भी पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन या कुछ आपने डिस्कस करनी चीज़ तो बता दें मुझे। अदरवाइज इतना इनफ है आज की क्लास के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके पास ईद के बाद की जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी, वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी होगी आई थिंक थर्सडे को, यानी कि 14 ऑफ जुलाई को। तो 14 ऑफ जुलाई को अगर हमारी क्लास ऑन कैंपस हुई तो फिर उसमें आपका क्विज हो जाएगा, क्विज नंबर 1। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 क्विज होंगे इस सेमेस्टर में। तो आपका जो क्विज नंबर 1 है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फर्स्ट वीक के बाद की क्लास होगी उसमें एक्सपेक्टेड है। तो काइंडली बी प्रिपेयर फॉर इट। आपके पास क्विज में डेफिनेटली हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जो थियोरिटिकल हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, बट हो सकता है कि मैं लेयर्स के नाम पूछ लूँ या फिर इस टाइप के 1-2 सवाल, और फिर बाकी सारे एमसीक्यूज वगैरह हो। तो काइंडली प्रिपेयर होके आइएगा क्विजेस के लिए। 5 क्विजेस आपके लिए 10 मार्क्स के हैं, तो प्रिपेयर फॉर इट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, और कोई मसला हो तो आप उसकी ईमेल पे डिस्कस कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास शायद नंबर होंगे, जिनके पास नहीं है फिर वो ईमेल पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपके पास अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, वैसे एलएमएस का शो हो रहा हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।